कैसे हैं आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा के इस सेशन पे। अभी रात का लगभग 1 बज रहा है और आप लोग इतना ज़्यादा आज परेशान थे अपने विभिन्न प्रकार के संदेह को लेकर कि मुझसे रहा नहीं गया। और आज इस बात से मैं अवगत भी हुआ कि जब भी आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट आता है, संदेह आता है, तब आपको याद आती है, अच्छा वो जो डीलेट का पढ़ाई कर रहे थे गौरव से, चलो ना उसको कॉल कर लेते, वो तो कॉल रिसीव कर ही लेगा। और रात के लगभग 11:30-12 बजे तक आप लोगों ने मेरे पास में कॉल किया अपने अपने विभिन्न प्रकार के संदेह को लेकर, विभिन्न प्रकार के डाउट को लेकर। और मैंने भी थोड़ा बहुत मजा लिया। मैंने पूछा, अच्छा आप कहाँ पे पढ़ाई करते थे? अच्छा अच्छा अच्छा, सब एक से एक बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ने का काम करते हैं। तो मैंने कहा कि अरे वहाँ पे इतने सारे संख्या में लोग पढ़ते हैं, तो एटलीस्ट कम से कम आप वहाँ पे कॉल करें, अपने सर से आप एक बार पूछे कि क्या मेरा नंबर बढ़ेगा, क्या इसमें ऐसे होगा। तो उनका बड़ा ही प्यारा सा रिप्लाई था मित्रों का, अरे वहां पे कोई कॉल रिसीव करता कहाँ है। तो मेरे दोस्त, मेरे मित्र, जिस प्रकार से आप अपने संदेह के लिए अपने इस मित्र को याद करते हैं, अपने डाउट को दूर करने के लिए अपने इस मित्र को याद करते हैं, उसी प्रकार से हमारे साथ में जुड़कर, टीच एक्स्ट्रा के साथ में जुड़कर अपने विभिन्न प्रकार के संपर्कों को भी समझने का प्रयास करें और आपके उन तमाम प्रकार के संपर्कों में उठ रहे परेशानियों को आप अपने फोन पर पूछे और अपने मन के तमाम संदेहों को दूर करने का प्रयास करें पढ़ाई के क्षेत्र में। आज जो आपके मन में, आपके आसपास में विभिन्न प्रकार का जो डाउट आया, उसके लिए आपने इस मित्र को याद किया, उसी प्रकार से आपका प्यार, आपका सपोर्ट चाहिए आपके पढ़ाई के क्षेत्र में, तब तो हमें भी आनंद आएगा, तब तो हमें भी मजे आएंगे। अर्थात अभी जो आपके साथ में मैं शेयर करने आया हूं, तो आपके इस सेशन में खास करके ये है आपका आज का मेन पॉइंट, जो आपके विभिन्न प्रकार के प्रश्नों में आपके मन में एक प्रकार का संदेह है कि क्या हमारा मार्क्स बढ़ेगा, क्या इसका आंसर ये होना चाहिए। हम लोग अलग अलग प्रकार के विचारों को अपने मन में समाहित करके रखे हैं और मैं यहाँ पर अपने सेट सी का, हो सकता है कि आपका यह प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में कहीं और पे होगा, ये आपका सेट कोड सी का है, हो सकता है आपके सेट में कहीं और पे होगा। परंतु इस प्रश्न में क्या आपका सही आंसर है, और जो हम लोग अपने मन में एक प्रकार से सोच रखे हुए हैं कि जा मेरा इतना ज्यादा नंबर कम हो गया, ये मैं ऐसा पेपर पहली बार देख रहा हूं कि जहां पर इतना सारा कंसेप्ट के अंदर में कंसेप्ट इन कराकर, जो कि देखने में बड़ा ही सरल लगता है, पर पेपर जो क्या है तो पूरा बौद्धिक से संबंधित आपका पेपर है। और आंसर की आपका 7 जुलाई 1 घंटे के अंदर में आता है, तो जल्दीबाजी में ढेर सारा आप जहां जहां आप यूट्यूब पर मिलाने का कार्य किए होंगे, कहीं भी तो वहां से और आपके सीटेड कैंसर की में एक छोटा सा डिफरेंस अवश्य आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने सेशन का। सर्वप्रथम आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर लें कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही ऊपर वाले से दुआ है। इसी प्रार्थना और दुआ के साथ शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन का। सबसे पहला प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन पे है। जब हम लोगों ने इसे देखा था, क्या कह रहा है, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरत को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। हमने सोचा यहाँ पर इस शिक्षण शास्त्र में कि वैविध्यपूर्ण स्वरूप है, तो विविधता के तमाम पक्षों पर ध्यान देना चाहिए, सिर्फ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पे नहीं। परंतु सीटेट का जो आपका सोच है वो उनका क्या है कि विविध सांस्कृतिक शब्द यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है, अर्थात सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, तो हमें अपने कक्षा शिक्षण में क्या करना है, अपने सांस्कृतिक चीजों को ध्यान में रखते हुए, अर्थात सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में तमाम चीजों को उन्होंने क्या किया, समाहित किया, और वह इसे क्या मानते हैं, तो सही मानते हैं। और अगला है समता केवल मानकीकृत। समता मतलब सभी के आवश्यकता के अनुरूप, और मानकीकृत कार्य हमें करना नहीं है। अर्थात आपके ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 ए सही है, लेकिन आर गलत है। और जब मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था, तो मैंने विविधता के अंतर्गत में विभिन्न प्रकार के पक्षों को रखा था, और तब मैंने कहा था कि सिर्फ हम लोग सांस्कृतिक चीजों पर ध्यान दें, उसके अलावा विभिन्न प्रकार के पक्षों पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। मैंने इसे अपने विकास के आयाम के रूप में सोचने का कार्य किया था, इसलिए मेरा आंसर ए और आर दोनों गलत मैंने बताया था। परंतु इसका राइट आंसर क्या है बोर्ड के अनुसार, तो ए सही है लेकिन आर गलत है। पहला आपका सीडीपी का ये क्या था, प्रश्न था। दूसरा जो आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ये प्रश्न देखिए, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है।
हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय, अच्छी तरह समोजित होते हैं? बिल्कुल नहीं। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों के तुलना में, तुलना वाले वर्ड को देखकर हमने इसे क्या किया था, गलत कर दिया था। परंतु यहाँ पे समझिएगा, प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की क्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। और हमारा आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर 4 था, जब हम लोगों ने आंसर की मिलाया था। परंतु सीटेट का यहाँ पे सोच है, सीटेट कहना चाह रहा है कि भाई देखो, प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। ये आवश्यक नहीं है। हो सकता है भावनात्मक जो यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है, तो क्या कोई बड़े आदमी है, कोई बड़े पद पर है, तो क्या वो इमोशनली कमजोर नहीं होता है? तो ऐसा आवश्यक थोड़ी ना है कि जो प्रतिभाशाली बच्चा होगा वो इमोशनली मजबूत ही होगा। इस चीज को सोचते हुए उन्होंने इस ऑप्शन को गलत किया और सही आंसर क्या दिया कि प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों के तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। अर्थात सीटेट का यहाँ पे सोच क्या हो गया, तो सामान्य बच्चे और प्रतिभाशाली बच्चे यहाँ पे उसने वर्गीकृत करते हुए कि जो हमारे कक्ष में प्रतिभाशाली बालक होगा वो अन्य छात्रों के तुलना में उनसे थोड़ा सा बेहतर तरीके से सीखने का कार्य करेगा। अर्थात उसके सोच के अनुसार, विचार के अनुसार तुलनात्मक करना, वर्गीकृत करना इस प्रश्न में क्या हुआ, सही हुआ। और ये जो गलत आपका आंसर आया, क्यों आया? क्योंकि यहां पे एक शब्द आ गया निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक। अर्थात ये आवश्यक नहीं है कि जो अपने विभिन्न प्रकार के पदों को प्राप्त कर चुका है वो इमोशनली क्या हो, मजबूत ही हो। अर्थात इस केस में सीटेट का आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 2 आ गया। ये भी सही है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न था लॉरेंस कोलबर्ग साहब का। हम लोगों ने यहाँ पे जब डिस्कस किया था तो दंड को तो काट ही दिए थे, यांत्रिक काट दिए थे। हमारा बचा था सामाजिक सरोकार और ये जो नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता, ये हमारे लिए नया चीज था। विरोधाभास का मतलब होता है विरोध करना, जबकि आपके इस प्रश्न में कह रहा है कि दुविधा को पेश किए जाने पे अरुणिमा तर्क देती है कि कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है। अर्थात पहले उसने समाज के नियमों को बताया, लेकिन यह उचित है, दोनों यहाँ पे समाहित है। और यहाँ पे ये नया अपना कंसेप्ट आया था, नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता। और ये मैंने आपको डिस्कस करने के समय भी बताया था कि 3-4 में कंफ्यूजन है और फाइनली इसका आंसर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर 4 हुआ। राइट, आगे बढ़िए। अगला आपका प्रश्न क्या है? ये प्रश्न देखिए, शिक्षक को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। अब हमने यहाँ पर एक चीज को डिस्कस करने का कार्य किया था। प्रश्न संख्या 18 के अंतर्गत मैंने आपको कहा था कि ए सही है लेकिन आर गलत है। मैंने क्या बताया था कि समस्या समाधान अर्थात प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है और कोई प्रक्रिया कार्यात्मक, जब हम लोग एक्टिव हैं और वहां पे हम स्थिर पड़ जाएंगे, शांत पड़ जाएंगे, उससे तो अपना क्या होगा, स्थिरता से क्या होता है, बाधित है। ये हमारा क्या था, तो मैंने आपको बताया था कि ए सही है लेकिन आर गलत है। और सीटेट का क्या कहना है कि नहीं, समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। यह बात बिल्कुल सही है। उसने बोला है कि नहीं, कार्यात्मक स्थिरता से हमारा समस्या समाधान की प्रक्रिया बाधित होती है, परंतु दोनों का व्याख्या अर्थात सीटेट के अनुसार ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और हमने यहां पर क्या तर्क लगाया था कि जब भी हम लोग करते हैं अर्थात समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित नहीं होती है, और इसलिए हमने इसे गलत करने का काम किया था। परंतु सीटेट का कहना है कि नहीं, ये बात भी बिल्कुल सही है, बस अंतर यही है कि ये इसका डिफाइन नहीं करता है, सही व्याख्या नहीं करता है। तो ये भी हमारा क्या था, शिक्षण शास्त्रीय सोच था। अब शिक्षण शास्त्रीय सोच मेरा और आपके बोर्ड का दोनों का एक जैसा हो ये आवश्यक नहीं होता है। तो आपके पेपर 1 के बहुत 2-3 ऐसे प्रश्न है जहां पे चिंतन स्तर के अनुसार क्या था, आपका आंसर था। ये आपके गणित का प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या था कि कक्षा में विद्यार्थी प्रतिशत छूट पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। एक प्रश्न में विद्यार्थी को प्रत्येक मोटरसाइकिल पर 8% छूट के साथ 2 मोटरसाइकिलों के मूल्य का परिकलन करने की आवश्यकता है।
एक समूह दोनों मोटरसाइकिल के कुल मूल्य का परिकलन करता है और फिर कुल मूल्य में 16% काट लेता है। इस समूह द्वारा प्रयोग की गई विधि। मैंने यहाँ पर सोचा था, मेरा जो अपना तर्क था कि भाई दोनों मोटरसाइकिल का हो सकता है कि मूल्य अपना अलग अलग हो, इसलिए मैंने आपको औसत बताया था, परंतु मैं क्या था, तो मैं गलत था। इसका करेक्ट आंसर क्या है कि गलत है, क्योंकि उनके कुल मूल्य से 8% की जगह 16% छूट कर दी गई। अर्थात सिंपल सी बात है कि मोटरसाइकिल के मूल्य को एक समान रखते हुए 8% का ही छूट मिलेगा, पर यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 8% की जगह 16% छूट काट दी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। किसका? आपका तो 33 का आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। राइट, अभी तक आपका कोई भी चैलेंज वाला प्रश्न नहीं आया है। आगे बढ़िए। अगला है आपका संख्याओं के बारे में। देखिए यह प्रश्न क्या है, तो इस प्रश्न में अलग अलग प्रकार से आपका आंसर निकल कर आया होगा, और इस प्रश्न में मैंने आपको आंसर दिया था ऑप्शन नंबर 1 कि बी, सी और डी सही है और सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या है। इसे मैंने गलत बताया था, परंतु इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, सेट सी का है और यहाँ पर जेड लिखा हुआ है। तो इस प्रश्न पे आप सभी लोगों को, जितने भी मित्र हैं, सभी को 1 नंबर का बोनस मिलेगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, 1 नंबर का बोनस आपका इस प्रश्न पे मिलेगा। अर्थात ये प्रश्न में ही कहीं ना कहीं मिस्टेक है, गलती है, अर्थात इसलिए आपको 1 नंबर का बोनस मिलेगा। ध्यान से इस प्रश्न को रखिए। अर्थात जिनका 82 नंबर है और जिनका 89 नंबर है, उनके लिए क्या हो गया कि 1 नंबर का आपका बोनस जो है सो सुनिश्चित हो गया अभी तक में। आगे बढ़िए। इसमें आपको चैलेंज की भी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपको 1 नंबर मिलेगा। आगे बढ़िए। अगला है कि निम्नलिखित में से बच्चों के लिए, देखिए इस प्रश्न को देखिए, हम लोगों ने जब तक शुरू से सीटेट को जो देखा है, पिछले मैंने 5 वर्षों से देखा है, तो मैंने एक चीज को सीखा है, अनुभव प्राप्त किया है कि सीटेट फाइनली उसी को मान्य करता है जो इंग्लिश में लिखा होता है। और इस प्रश्न में आपका इंग्लिश में यहाँ पे नॉट का उपयोग किया गया था। और हिंदी में देखिए, निम्नलिखित में से बच्चों के लिए कौन सा अधिगम अनुभव समाज तथा दैनिक जीवन में गणित के योगदान को प्रतिबिंबित करता है? यहाँ पे आपका ये सकारात्मक में आ गया और यहाँ पे आपका नकारात्मक में आ गया। और मैंने इंग्लिश के नोट को देखते हुए आपको आंसर बताया था, परंतु सीटेट के ऑफिशियल आंसर की के अनुसार यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे इसने हिंदी के अनुसार आंसर दिया है। अर्थात इसका आंसर क्या आ गया कि निम्नलिखित में से बच्चों के लिए कौन सा अधिगम अनुभव समाज तथा दैनिक जीवन के गणित के योगदान को प्रतिबिंबित करता है? अर्थात आंसर क्या है? रोजगार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से लोगों से मिलना, अन्वेषण करना। अर्थात हम लोगों ने इसका आंसर दिया था नकारात्मकता के तौर पे इंग्लिश के नोट को देखते हुए, परंतु सीटेट का ऑफिशियल आंसर की में आंसर किस आधार पे है, तो इसका आंसर का आधार है आपका हिंदी का सकारात्मक चीज है, उस आधार पे सीटेट ने क्या किया है, तो आंसर देने का कार्य किया। प्रश्न संख्या 45 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। राइट, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, ये जो आपका प्रश्न है, इसमें अभी तक मैं कंफ्यूजन में मैं भी हूं और शायद आप लोग भी हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं, जो आपका रामानुजन और आर्यभट्ट करके था। और मैंने भी आपको यहाँ पर आंसर में क्या बताया हुआ था, तो जब मैंने आपके साथ में प्रश्न संख्या 56 को डील किया था, तो मेरा आंसर था इसका ऑप्शन नंबर 3, 1 और 3, अर्थात रामानुजन और आर्यभट्ट मैंने आंसर बताया था। और इसे मैंने बहुत ज्यादा सर्च आउट करने का भी काम किया है, तो मैक्सिमम जगह यही 2 नाम देखने को मिल रहा है। परंतु सीटेट के ऑफिशियल आंसर की के अनुसार इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 और 3। अर्थात सीटेट का कहना है 1 और 3 सीटेट के अनुसार क्या है, बिल्कुल सही है। और हम लोगों ने यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पे मैं भी अभी कंफ्यूज हूँ, फिलहाल मैं भी क्या हूँ, इसका एक्यूरेट चीज पता नहीं कर पाया हूँ। तो ये एक मेरे भी मन में इसके प्रति क्या है, एक संदेह है फिलहाल के लिए। अभी तक हो सकता है कि कोई मित्र के पास में इसका हल प्राप्त हो, पर मेरे मन में अभी तक संदेह है। ये प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को लेकर आप में से ढेर सारे हमारे मित्र जो हैं सो परेशान हैं। और हमने इसे बनाने के क्रम में सिंपल सा आपका प्रश्न था कि सौम्या 13 जनवरी 1992 को नौकरी करना आरंभ किया और 31 मार्च 2023 को उसने सेवानिवृत्ति ले ली। उसकी नौकरी की अवधि थी। हमने क्या किया, तो हमने इसे बनाने के क्रम में सिंपल जिस तरह से हम लोग डेट ऑफ बर्थ निकालने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार से हमने क्या किया, इसका भी डेट ऑफ बर्थ निकालने का कार्य कर दिया। अर्थात सिंपल सा हमने क्या किया, इसे बनाने का काम किया। 31 में से 13 चला गया, 18 दिन,
फिर आपका 2 माह और फिर आपका 92 8 कितना हो जाएगा 31। अर्थात हम लोगों ने इसका आंसर क्या दिया, तो आंसर दिया इसका ऑप्शन नंबर 2 31 वर्ष 2 माह 18 दिन। हम लोगों का आंसर क्या था, तो हम लोगों का आंसर प्रश्न संख्या 58 का क्या था, तो ऑप्शन नंबर 2 था। परंतु यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है और इसका ऑफिशियल आंसर की बिल्कुल सही है। आप लोग जो परेशान है ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि सौम्या ने 13 जनवरी 1992 को नौकरी करना आरंभ किया, अर्थात 13 को वह नौकरी में इन की और नौकरी कब तक की, तो 31 तक की। अर्थात मान लीजिए कि आप 1 तारीख को कहीं पे जॉब ज्वाइन किए, कब ज्वाइन किए 1 को, और 5 को आपने छोड़ दिया, तो आपका जॉब का पीरियड क्या था, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख, कितना पीरियड था आपका, तो 5 दिन। अर्थात हम लोग 1 को भी काउंट करेंगे। उसी प्रकार से सौम्या जो थी कब तक बेरोजगार थी, तो सौम्या 12 जनवरी तक बेरोजगार थी और 13 जनवरी को वह जॉब में इन कर गई, अर्थात 13 वाला हमारा काउंट होगा, 13 वाला हमारा काउंट होगा। और शुरुआती 7 जुलाई को आंसर की में हम लोगों ने जल्दीबाजी में बनाते हुए सिंपल आगे बढ़ गए, परंतु यहाँ पे नौकरी आरंभ किया 13 को वह नौकरी में इन कर चुकी हुई थी और शायद इसीलिए इसका आंसर क्या है, 13 को काउंट करते हुए 19 दिन हो जाएगा। अर्थात इसने क्या किया, 12 से 13 तारीख को उसने जॉब को ज्वाइन कर लिया था, अर्थात उसका जो नौकरी का पीरियड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, उसकी नौकरी की अवधि क्या थी, अर्थात जब वो बेरोजगारी से रोजगार में इन की तो 12 जनवरी तक वह बेरोजगार थी, 12 जनवरी 1992 तक वह बेरोजगार थी और 13 से लेके 31 मार्च 2023 तक उसने जॉब किया, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा 19 दिन 2 माह 31 दिन। ये मुझे ऐसा 19 दिन 2 माह और 31 वर्ष, ऑप्शन नंबर 1 क्या लग रहा है। अगर इस अकॉर्डिंग सोच है सीटेट का तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है और इस प्रश्न पे शायद आपको बोनस मार्क्स ना मिल पाए, जो कि आपके लिए क्या था, तो एक प्रकार का आप लोगों ने इसे विषय वस्तु बनाकर रखा हुआ था। सो द करेक्ट आंसर इज क्या हो जाएगा इसका प्रश्न संख्या 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 31 वर्ष 2 माह 19 दिन। अगर ऐसा सोच है तो ये बिल्कुल अपना सही है, क्योंकि 13 को उसने नौकरी करना आरंभ कर दिया था, इसलिए इस चीज को आप लोग अपने बोनस मार्क्स में से हटा के चलिए। अगर इस तरह का सोच है तो बिल्कुल अपना सही है, जहां तक मुझे लगता है, राइट। आगे बढ़िए, अगला ये प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 67। इसमें मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था, अल-बिरूनी एवं इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की और यात्राओं से लोगों एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। और जब हम लोगों ने इस आंसर की पे कार्य करने का काम किया था तो मैंने इसका आपको आंसर बताया था कि दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, परंतु सीटेट जो है इसका आंसर क्या माना, तो सीटेट का कहना है कि भाई ए गलत है और आर सही है, अर्थात अल-बिरूनी और इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने। और जब आप देखिएगा वीडियो को मैंने बताया भी था कि भारत से शब्द लिख दिया है, अर्थात से का अर्थ क्या हुआ कि वो यहीं पे रहते थे और यहां से उन्होंने यात्रा करना प्रारंभ किया, अर्थात इस सेंस में से उसने क्या किया, सीटेट ने गलत माना। एंड द करेक्ट आंसर क्या दिया, ऑप्शन नंबर 2 कि ए गलत है किंतु आर सही है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। यहां भी आप बोनस के लिए नहीं। अगला देखिए, अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पे ईबीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों का सबसे अच्छा दर्शाता है। अब यहाँ पे ये शिक्षण शास्त्र के प्रश्न है और मैंने आपको बताया था कि चर्चा सही है, क्षेत्र भ्रमण सही है और आपका प्रदर्शन सही है। अर्थात जब मैंने आपके साथ में डील किया था प्रश्न संख्या 68 को तो मैंने आपको आंसर क्या बताया था कि ए सी और डी, प्रदर्शन नहीं ए सी डी, कला एकीकृत शिक्षा, मैंने आपको बताया था कि ए सही है, सी सही है और अपना डी सही है। परंतु सीटेट ने शायद चर्चा को बातचीत के संदर्भ में नहीं लिया। मैंने चर्चा को किस संदर्भ में लिया, तो बातचीत के संदर्भ में लिया और यहाँ पे अनुभव की बात हो रही है। और जब हम लोग साथ में बातचीत करते हैं तो बातचीत से भी हमें अनुभव प्राप्त होता है, परंतु सीटेट ने इस चर्चा को
चर्चा का वर्ड क्या दिया, डिस्कशन, और इससे उसने व्याख्या के तौर पे ले लिया। और व्याख्या बच्चों के लिए क्या होता है, एक प्रकार का बोझिल चीज होता है। बच्चा व्याख्या सुनना पसंद नहीं करते हैं, और प्रदर्शन में कहीं ना कहीं क्या होंगे, वो इंटरटेनमेंट करेंगे, वो आनंद आएगा, उनको मजा आएगा। तो इस कारण शायद हो सकता है कि सीटेट ने चर्चा को गलत करते हुए प्रदर्शन, क्षेत्र भ्रमण और कला एकीकृत शिक्षा अर्थात BCD को सही माना है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सीटेट के ऑफिशियल आंसर की के अनुसार। मैंने चर्चा को माना बातचीत, और सीटेट का जो सोच होगा, बोर्ड का जो सोच होगा, सो इस चर्चा को व्याख्या के अनुरूप में लिए होंगे, इसलिए उन्होंने इसे क्या कर दिया, तो गलत कर दिया। प्रश्न संख्या 68 के बाद 72, ये आपका प्रश्न है। इस प्रश्न को जब आप देखिएगा, सर्च आउट कीजिएगा कि पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं, यहाँ पे 1% भूपट्टी बोलते हैं, प्रपट्टी लिखा हुआ है, ये आपका 0.5 होता है। इसको इसने ओवरऑल 1%, ये 84 है, ये आपका 83 होता है, और ये आपका 16%। ये आपका अलग अलग डाटा आपको अलग अलग जगह देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने आपको इसका आंसर दिया था। अगर एक्यूरेट होता तो अपना बी और सी होता, इसलिए मैंने आपको इसका आंसर केवल बी और सी दिया था। परंतु 0.5 को भी सीटेट ने भूपट्टी को पूरा का पूरा 1% लेके ABC तीनों का तीनों क्या कर दिया, सही कर दिया। सो द करेक्ट आंसर इज आपका ABC, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये अपने सोच के रणनीति का अंतर होता है, और शायद ये फर्स्ट ऐसा पेपर है जहां पे इतना ज्यादा आपका डेप्थ में चीजों को रखा गया था, जो आप लोग इतना परेशान हुए। अब इसी प्रश्न को आप देखिए, इस प्रश्न में क्या है कि रोशनी एक EVS शिक्षिका ने सरसों, हरा चना, बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए के लिए डेटा चार्ट प्रदर्शित किया। डेटा चार्ट प्रदर्शित का मतलब क्या हुआ, तो हम लोगों ने यहां पर सोचा कि भाई चार्ट को बनाया, और उन्होंने उसे समझाने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों की अंकुरन दर में भिन्नता क्यों होती है, अर्थात भिन्नता क्यों होती है, उस चीज में हम लोग अवलोकन क्या करेंगे। जब तक हम लोग भिन्न को अलग अलग देखेंगे नहीं, बीज को देखेंगे नहीं कि कैसे वो अपना अंकुरित हो रहा है, किस प्रकार से वो आपका क्या हो रहा है, अंकुरन हो रहा है, तो हमने इसका क्या सोचा कि भाई इसका आंसर अपना क्या हो सकता है, तो निष्कर्ष निकालना हो सकता है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं। प्रश्न संख्या जो आपका 77 है, तो प्रश्न संख्या 77 का शायद आपका कोड लिखा हुआ है क्या, तो सी लिखा हुआ है, और सी का मतलब है 1 या 4, अर्थात जिनका आंसर निष्कर्ष निकालना है वो भी सही है, और जिनका आंसर अनुमान लगाना है वो भी सही है, अर्थात 1 और 4 दोनों का दोनों क्या है अपना, तो बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या आपका 80, ये जो आप 80 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, इस प्रश्न को समझिए। कह रहा है आपका कि ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षिका निम्नलिखित विधियों का पालन करता है। सोचो, जोड़ो, साझा करो। और साझा करने का काम कब होता है, तो साझा करने का काम अपना होता है कि जब हम लोग दोस्तों के बीच में कार्य करते हैं, उसी को हम लोग साझा करना कहते हैं, या फिर पारस्परिक सहपाठी कहते हैं, या जिज्ञासा, रणनीति, सहपाठी परिरक्षण। ये उदाहरण किसका होता है, तो जब हम लोग सहपाठियों के समूह में खेलने का कार्य करते हैं। परंतु सीटेट ने इस सहपाठी समूह द्वारा सीखना को क्या लिया, तो आनंद के रूप में लिया। और हमारा रचनात्मक के अंदर में क्या होता है, तो रचनात्मक के अंदर में हमारा जिज्ञासा, रुचि, आनंद सभी समाहित हो जाता है। अर्थात उसे सिर्फ सहपाठी में न तोड़ते हुए उसने कैसे तोड़ दिया, तो रचनात्मक में तोड़ दिया। अर्थात इस आधार पर ऑप्शन नंबर 3 गलत, और ऑफिशियल आंसर की के अनुसार रचनात्मक उपागम क्या हो गया, तो बिल्कुल अपना सही हो गया। आगे बढ़ने का हम लोग काम करते हैं। प्रश्न संख्या 80 के बाद प्रश्न संख्या आपका 83, यह प्रश्न देखिए। ईवीएस पाठचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है। हम लोगों ने जब इसे डिस्कस करने का कार्य किया था प्रश्न संख्या 83 को, तो मैंने क्या बताया था कि भाई इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे प्याजे शब्द दिया है पर आगे सामाजिक रचनावादी दिया है, तो सामाजिक शब्द देखकर हमें वाइगोस्की के भी बारे में यहाँ पे सोचना है। अर्थात ये अपना गलत भी हो सकता है। दोनों मैंने आपको बताया हुआ है वीडियो के अंदर में। अर्थात इसमें क्या हुआ, वही आपका आधार हुआ। अर्थात ईवीएस पाठचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है, कथन अपना एक क्या है, तो बिल्कुल सही है। परंतु जब हम लोग आगे इसकी बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, अगला है कि बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों के सीखने के बारे में
पियाजे के विचार सामाजिक रचनावादी। सामाजिक रचनावादी कौन है हमारे? तो लेव वाइगोत्स्की, अर्थात इस आधार पर यह हमारा गलत हो गया। सो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कथन एक सत्य है परंतु कथन दो असत्य है, और यही आपका ऑफिशियल आंसर की के अंदर में दिया भी हुआ है। प्रश्न संख्या 83 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 एक सही है परंतु आर अपना गलत है। राइट। प्रश्न संख्या ये देखिए 103, इस पे बहुत ज्यादा आप लोगों को टेंशन था कि वीर का बहुवचन रूप बताएं, वीर का बहुवचन रूप। अब जरा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक चीज आप मुझे क्या करें तो रिप्लाई देने का आप लोग कार्य कीजिएगा, और वह आपको रिप्लाई यह देना है कि जब आप देखते होइएगा कहीं भी कोई शहीद होते हैं, जो कि आपका कविता भी था, तो क्या आपने ऐसा पढ़ा है कि वीरों शहीदों जवान हुए? ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। मैंने भी आपको इसका आंसर वीरों ही बताया था, परंतु चिंतन करेंगे तो वीर का मतलब क्या होता है? तो वीर का मतलब होता है एक योद्धा, एक सैनिक। इसका मतलब क्या हुआ? योद्धा, एक योद्धा। अर्थात इस चीज पे आप लोग बहुत ज्यादा परेशान थे कि इसका वीरो होगा, वीरो होगा, बहुत जगह आपको गूगल पर भी वीरो ही शो कर रहा है, परंतु जब इसके बारे में आप फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे तो वीर को हम क्या बोलते हैं? योद्धा बोलते हैं। या फिर आप नॉर्मल लाइन पढ़े ना कि वीर शहीद जवान हुए, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? वीर शहीद या वीर जवान अपना शहीद हुए, अर्थात वीरों शब्दों का अर्थात योद्धा का ही वीर का समानार्थी शब्द क्या हुआ? अपना योद्धा हुआ, सिपाही हुआ, सैनिक हुआ। ये सब ऐसे शब्द हैं जो दोनों वचन में, एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों जगह सेम होता है। जैसे कि आपके चाचा का शब्द हुआ, ये अपना क्या है? इसका कोई बहुवचन नहीं है। पापा हुआ, इसका कोई बहुवचन नहीं है। अपना फल हुआ, इसका कोई बहुवचन नहीं है। ये सब कुछ ऐसे शब्द है, जो शब्द है वो शब्द वही होगा। अर्थात आपके राजा हो गया, राजा का कोई बहुवचन नहीं है। दादा हो गया, कोई बहुवचन नहीं है। अर्थात वीर का भी कोई बहुवचन नहीं होगा। वीर का बहुवचन क्या होगा? वीर ही होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर है आपके ऑफिशियल आंसर की के अनुसार। इसलिए इसे भी आप अपने बोनस नंबर में मानकर नहीं चलिएगा। जहां तक मैंने फाइंड आउट किया है, आगे आप लोग भी अपना सर्च आउट कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मुझ पर ही विश्वास करें। राइट क्योंकि सीखने सिखाने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। गलतियां और सही दोनों प्रकार की चीज चलती रहती हैं, और हम अपने गलतियों से ही सीखने का कार्य करते हैं। ऐसा हमने अपने शिक्षण शास्त्र में भी पढ़ने का काम किया है। किसी पाठ सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ सामग्री को पढ़ने का कौशल का बोध होता है। हमने यहाँ पर क्या सोचा? तो हमारा यहाँ पर चिंतन था कि भाई किसी विशिष्ट चीज को पढ़ रहे हैं, अर्थात वहां से कुछ ना कुछ हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, कंक्लूजन को निकाल रहे हैं। परंतु सीटेट कहता है कि नहीं, ये हमारा क्या है? तो ये हमारा एक प्रकार का गहन पठन का कार्य हो रहा है, और इस गहन पठन को ही स्थानीय अवबोधन के भी नाम से हम लोग जानते हैं। अर्थात ये क्या हो जाएगा आपका? तो स्थानीय अवबोधन, इसी को हम लोग स्थानीय कहेंगे। सो द बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका स्थानीय। इसी हमको हम लोग क्या कहेंगे? तो गहन पठन भी कहेंगे। प्रश्न संख्या 116, ये आपके बिहार डीलेट से संबंधित प्रश्न था। देखिए, जब हम कहते हैं कि भाषा यादृक्ष है तो इसका तात्पर्य है, ये आपके बिहार डीलेट के प्रथम वर्ष में आपको पढ़ना है। यादृक्ष का अर्थ होता है कि जिसे माना जाता है। क्या आपको पता है कि वृक्ष को वृक्ष ही क्यों कहते हैं? क्या ऐसा जरूरी है? क्या कहीं पे आपने देखा है कि वृक्ष को वृक्ष ही कहेंगे? अर्थात उसे हम लोगों ने मान लिया है, पर हर कोई व्यक्ति उसे वृक्ष ही कहे। कुछ लोग उसको गाछी कहता है, कुछ गाछ कहता है, कुछ उसे ट्री कहता है। अर्थात ऐसा शब्द जो माना जाता है, जिसका कोई संबंध नहीं है। हर जगह आपको वो अलग अलग नाम भी आपको देखने को मिल सकता है, बस हमने उसे मान लिया, वह हमारा यादृक्ष कहलाता है। अर्थात इसका करेक्ट आंसर हमने क्या दिया था? तो 116 का आपका करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया था कि भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच में अंतर्निहित संबंध है। बिल्कुल नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाषा के शब्द और उनके अर्थ के बीच किसी भी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है। अर्थात जिसे हमने बस मान दिया, सिंपल सा माना गया हुआ है। हो सकता है उसी वृक्ष को कोई अपना क्या बोल रहा होगा, तो उसी वृक्ष को कोई गाछ कहेगा, कोई गाछी कहेगा, कोई ट्री कहेगा। अर्थात करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। सिर्फ गूगल पे सर्च आउट मत कीजिएगा। तो इतने सारे आपके प्रश्न थे जो मैंने ऑब्जर्व किया है।
अगर मुझे ये बताने के क्रम में अगर कहीं से भी मेरे द्वारा कोई त्रुटि हो गया हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मेहनती इंसान हूं, आपको इस प्रकार से परेशान नहीं देख सकता था। आगे आपकी मर्जी, अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के संप्रदायों को समझते हुए निरंतर दिन रात अपने समस्याओं के ऊपर बातचीत करते हुए कनेक्टिविटी, तो उसके साथ अवश्य जुड़े अपने इस परिवार टीच एक्स्ट्रा के साथ में। और आपका एक बैच ऑलरेडी स्टार्ट है सीटेट पेपर 1 का, मात्र 5 क्लास हुआ है। आज ही आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सीटेट दिसंबर के लिए एक सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। और जो एक प्रकार का भी हवा चल रहा है कि सिलेबस चेंज होगा, सिलेबस चेंज होगा, तो उससे परेशान मत होइए। 100% सिलेबस चेंज नहीं होगा, अगर होगा भी तो पूरा का पूरा 100% नहीं होगा। और तब तक बैठ के इंतजार में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अब तो अपने मन को खोलिए, अब तो अपने आंख को खोल लीजिए। जब तक कंसेप्ट पे काम नहीं कीजिएगा, परिणाम निकल कर नहीं आएगा। इसका जीता जागता उदाहरण है आपका 7 जुलाई वाला एग्जाम, जिसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करने का काम किया है। तो इतना सारा प्रश्न था जहां पे हम लोगों ने गलती किया था, इसीलिए आपका जो आपने मिलाया था वीडियो में 90 नंबर 92 नंबर, जो आज घट कर आपका 80 81 हो गया है, कारण आपका यही सब था जो मैंने अभी आपके सामने में डिस्कस करने का काम किया है। चलिए, वीडियो पसंद आया हो, सही लगा हो तो अपने मित्रों में अवश्य शेयर कीजिएगा। बाकी बस आपके प्यार का भूखा हूं। जहां जो आपको संदेह हो अपने इस मित्र को याद करे, बस मॉर्निंग में 9 से 12 में याद करे, ये नहीं कि 12 बजे रात में फोन कर दे। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।